नमस्कार, एएनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर कई दिनों से जेल में बंद बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत मिली। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया को सशर्त जमानत दे दी, तो वहीं रिया के भाई शोभित और ड्रग्स पेडलर वासित परिहार को बेल जो है वो रिजेक्ट कर दी गई। इनको जमानत नहीं मिली। सुशांत के स्टाफ मैनेजर सैमुअल मिरांडा को भी जमानत मिल गई है। साथ ही आपको बता दें, इस पूरे मामले में एनसीबी ने कहा है कि कोर्ट ने जिनको बेल दी है उनके खिलाफ दोबारा से अपील की जाएगी। जी हां, रिहा हो गई रिया। ये जाहिर तौर पर ये बड़ा सवाल कि अब तक ये था कि जेल जाएंगी या फिर बेल मिलेगी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी, उन्हें बेल मिल गई। अब रिया को सशर्त बेल मिली है। रिया चक्रवर्ती को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है और रिया को पासपोर्ट जमा कराना होगा। जो शर्तें हैं वो ये रहेंगी कि इनको पासपोर्ट भी अपना जमा कराना होगा। तो वहीं रिया को मुंबई से बाहर जाने के लिए मंजूरी लेनी होगी। जब भी रिया को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, उन्हें हाजिर होना होगा। आपको ये बता दें कि रिया को एनसीबी ने 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था। रिया पर सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स की खरीद फरोख्त करने का भी आरोप है। रिया की बेल पर क्या बोले उनके वकील, ये भी हम आपको बता देते हैं। रिया को जमानत मिलने के बाद उनके अधिवक्ता सतीश मानसिंदे ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा रिया को बेल देने के फैसले से हम खुश हैं। सच और न्याय की जीत हुई है। आखिरकार जस्टिस सारंग कोटवाल ने फैक्ट्स और कानून को स्वीकारा है। रिया की गिरफ्तारी और उनकी कस्टडी पूरी तरह से अनुचित और कानून की पहुंच से परे थी। हम सत्य के लिए प्रतिबद्ध हैं, सत्यमेव जयते। ये बात उन्होंने कही जब रिया को बेल मिल गई। आपको ये बता दें कि रिया की चैट भी सामने आई थी। रिया और उनके भाई शोभित को ड्रग्स पेडलर के साथ चैट सार्वजनिक हुई थी। सैमुअल मिरांडा के साथ भी रिया की ड्रग्स चैट का खुलासा हुआ था। ये सभी चैट सामने आने के बाद रिया, सैमुअल, शोभित पर एनसीबी ने शिकंजा कसा था। रिया और शोभित के खिलाफ गंभीर सबूत मिलने के बाद एनसीबी ने दोनों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद रिया को मुंबई की भायखला जेल में बंद किया गया था। लेकिन लगभग 1 महीने बाद आखिरकार रिहा हो गई रिया। तो ड्रग्स कनेक्शन को लेकर कई दिनों से जेल में बंद बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया को सशर्त जमानत दी है। रिया चक्रवर्ती को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिली। रिया को अपना पासपोर्ट इस दरमियान जमा कराना होगा। वहीं जब उन्हें मुंबई से कहीं बाहर जाना होगा तो उसके लिए मंजूरी लेनी होगी। और जब भी रिया से पूछताछ की जाएगी, चाहे वो एनसीबी के द्वारा, ईडी के द्वारा, जो तीनों जांच एजेंसियां हैं, सीबीआई के द्वारा, तो उन्हें हाजिर होना होगा। रिया को एनसीबी ने 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था। साथ ही आपको बता दें, रिया पर सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स की खरीद फरोख्त करने का आरोप लगा है। और ऐसे में आज उन्होंने राहत की सांस ली है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। तो ड्रग्स कनेक्शन को लेकर कई दिनों से जेल में बंद बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया को सशर्त जमानत दी है। रिया के भाई शोभित और ड्रग पेडलर वासित परिहार की बेल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है। सुशांत के स्टाफ मैनेजर सैमुअल मिरांडा को भी जमानत मिल गई है। हालांकि इस दरमियान एनसीबी ने कहा है कि कोर्ट ने जिनको बेल दी है उनके खिलाफ फिर से अपील की जाएगी। अब ये बड़ा सवाल। तो एनसीबी एक बार फिर से इन लोगों के खिलाफ, इनकी बेल के खिलाफ अर्जी दायर करेगी, अपील करेगी अदालत से, क्योंकि एनसीबी लगातार ये कहती नजर आ रही थी कि ये लोग बड़े चेहरे हैं और ये लोग पहले ऐसे इस पूरे घटनाक्रम के, इस पूरे केस के, ड्रग्स के मामले में बड़े आरोपी हैं। अगर ये बाहर जाते हैं तो जांच प्रभावित होगी। सत्यप्रकाश सोनी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सत्यप्रकाश, सिलसिलेवार तरीके से बताइए, आखिर जब सुनवाई हुई रिया चक्रवर्ती के इस पूरे मामले पर, तो किस तरह से दलीलों का सिलसिला चला और आखिरकार रिया को रिहा करना पड़ा? जी सुनील, देखिए, रिया चक्रवर्ती को 8 सितंबर को जो है मामले में रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोभित को गिरफ्तार किया गया था। सबसे पहले रिया चक्रवर्ती ने अपने जो है लोअर कोर्ट में उन्होंने अपील की थी, लेकिन उसमें खारिज कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने सेशन कोर्ट का रुख अपनाया। सेशन कोर्ट में भी तमाम दलीलें रखी, लेकिन उन दलीलों को उनके वकील सही साबित नहीं कर पाए। यही वजह कि उनको जो है सेशन कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने लगातार तीसरी बार जो है हाई कोर्ट का रुख किया। मुंबई हाई कोर्ट ने
एक नहीं दो दो बार उनकी जो है दलीलें सुनी। उसके बाद 20 अक्टूबर तक रिया चक्रवर्ती को न्यायिक हिरासत में रहने का आदेश दिया था। इस दौरान उनके वकील ने जिस तरह से तमाम दलीलें रखी थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि रिया चक्रवर्ती के घर से किसी तरह का कोई ड्रग्स बरामद नहीं किया गया है, न तो रिया चक्रवर्ती खुद ड्रग्स लेती है। ऐसे में रिया चक्रवर्ती ने जब भी ड्रग्स मंगवाया है सुशांत के लिए मांगा, हालांकि सुशांत के कहने पर रिया चक्रवर्ती मंगवाती थी। हालांकि रिया चक्रवर्ती का कोई इंटेंशन इस पूरे मामले में नहीं था। अगर सिंडिकेट की बात करें तो उन्होंने सिंडिकेट का भी साफ तौर पर यह कहा था कि रिया चक्रवर्ती इस सिंडिकेट का हिस्सा नहीं है। तो जाहिर तौर पर उनके वकील सतीश मान सिंधे ने पूरी तरह से जो है माननीय न्यायालय को पूरी तरह से आश्वस्त करने की कोशिश की थी, लेकिन जिस तरह से एजेंसी भी लगातार रिया चक्रवर्ती की जमानत को लेकर कसाकसी कर रही थी, एजेंसी भी लगातार ये कर रही थी कि रिया चक्रवर्ती ने जिन नामों का खुलासा किया है उनसे अभी तक पूछताछ नहीं की गई है। वहीं जिन लोगों ने रिया चक्रवर्ती का नाम लिया है उनमें साफ तौर पर कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स का सिंडिकेट का एक हिस्सा है। रिया चक्रवर्ती कहीं न कहीं जो है ड्रग्स खरीदती और बेचती है। ऐसे में उन्होंने खुद को बोला है कि वो सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी। तो जाहिर तौर पर रिया चक्रवर्ती भी कहीं न कहीं इस पूरे सिंडिकेट का हिस्सा है। तो ऐसे में अगर रिया चक्रवर्ती बाहर जाती हैं तो जांच को प्रभावित कर सकती हैं। इसी बीच जिस तरह से एजेंसी भी लगातार एक के बाद एक छापेमारी कर रही थी, तमाम लोगों की गिरफ्तारियां की गई, कई जगहों से ड्रग्स भी बरामद किए गए। उन जिन लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया था उन लोगों ने भी कई बार रिया चक्रवर्ती का नाम का खुलासा किया। ऐसे में रिया चक्रवर्ती के ऊपर लगातार कंधा कसता गया। लेकिन जिस तरह से इस बार एम्स की रिपोर्ट आने के बाद जिस तरह से एम्स ने साफ तौर पर ये क्लियर कर दिया है कि सुशांत की बॉडी से कोई जो है जहर नहीं मिला है, सुशांत के ऑर्गन्स में किसी तरह का कोई जो है नशे की पदार्थ नहीं मिला है। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं ये बातें जो है रिया चक्रवर्ती के लिए राहत देने वाली थी। इसी वजह से यही एक ग्राउंड बनता है तो रिया चक्रवर्ती के लिए थोड़ी सी सहूलियत करता है। शायद यही माना जा रहा है कि माननीय न्यायालय ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए रिया चक्रवर्ती से सशर्त जो है जमानत तो दे दी है, लेकिन रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें कम नहीं हुई है। लेकिन जांच एजेंसी एनसीबी फिर से अपील करने की बात कर रही है। एनसीबी ने कहा है कि जिनको बेल दी गई है अदालत के द्वारा एक बार फिर से उनके खिलाफ जो है अपील की जाएगी। जाहिर तौर पर देखिए सुनील, एनसीबी लगातार ये कोशिश में थी कि रिया चक्रवर्ती बाहर न जाए, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ही ऐसी हो सकता है जो पहली बार उन्होंने खुद अपने जुबान से 18 लोगों का नाम लिया है। अब जाहिर तौर पर उन 18 लोगों से जब तक पूछताछ नहीं हो जाती, जब तक उनके पास से तमाम दस्तावेज, कागजात और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज बरामद नहीं कर लिए जाते, तब तक कहीं न कहीं ये जांच जो है कहीं कहीं एनसीबी के लिए भी मुश्किलें पैदा करने वाली है। क्योंकि लगातार जो कार्रवाई हुई है उसमें कई लोगों को जो गिरफ्तार किया गया उन्होंने भी इस तरह की तमाम जानकारियां दी है कि रिया चक्रवर्ती हिस्सा थी। अब रिया चक्रवर्ती अगर बाहर जाती है, बेल पर आती है, तो जाहिर तौर पर उनको अलर्ट कर देंगे जिनका इन्होंने नाम लिया है या जो लोग इस पूरे मामले में शामिल है। यही वजह की एनसीबी लगातार एक कोशिश कर रही है कि रिया चक्रवर्ती को जो है जेल में रहे और न्यायिक हिरासत में रहे, जिससे जब भी उनको जरूरत लगे तब वो आ जाए। जी सत्यप्रकाश, ऐसे में शोभिक और चेमन मिरांडा ये लोग, इनको जमानत नहीं मिल पाई है। देखिए शोभिक और चेमन मिरांडा और जैद और तमाम जो उसके साथी हैं वो लोग साफ तौर पर ड्रग्स खरीदने बेचने में अहम रोल है। उनका चैट भी सामने आया था। अब तक उनका नाम कई और ड्रग्स पेडलर ने लिया है जिनको हमने जो है ड्रग्स दिया है। तो जाहिर तौर पर ये जांच का विषय है। हालांकि एनसी के पास तमाम ग्राउंड है, जिस तरह से कई ड्रग्स पेडलर ने शोभिक और मिरांडा का नाम लिया है। ऐसे में उनकी रिहाई बड़ी सी मुश्किल लगती है। जी आज जिन लोगों के लिए जो सुनवाई थी अदालत में, उसमें शोभिक का नाम था, वासित परिहार का नाम था, चेमन मिरांडा था और रिया चक्रवर्ती थी। खबर यह है कि रिया चक्रवर्ती को तो जाहिर तौर पर सत्यप्रकाश, जैसा कि आप बता रहे हैं, कि जमानत मिल गई। इसके साथ ही जो चेमन मिरांडा है, जो सुशांत का स्टाफ मैनेजर जो बताया जा रहा है, उसको भी जमानत मिल गई है, जबकि वासित परिहार और शोभिक चक्रवर्ती को जमानत नहीं मिली है। इन लोगों की जमानत अर्जी खारिज हुई है। तो क्या दलील दी गई, आखिर क्या कुछ माना अदालत ने जो इनकी जमानत अर्जी को खारिज किया? देखिए चेमन मिरांडा जो है इस मामले की जानकारी में जरूर था, लेकिन जैसे से दीपेश और शोभिक जो है रिया चक्रवर्ती के कहने पर ड्रग्स खरीदते और लाके सुशांत को देते थे। पैसे की लेन देन भी दीपेश करता था। ऐसे में जय दीपेश उन लोगों की जो है बेल को नामंजूर किया गया। यही ग्राउंड रखा गया है कि ये लोग कुछ जो है
ड्रग्स सिंडिकेट का पूरी तरह से हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ सैमुअल मिरांडा ने जिस तरह से आरोपों का खंडन करते हुए ये कहा था उनके वकील ने कि सैमुअल मिरांडा के पास किसी तरह के ड्रग्स को लेकर इस तरह की जानकारियां नहीं है। सैमुअल मिरांडा ने अब तक एक बार भी जो है रिया के कहने पर ड्रग्स नहीं मंगवाया। हालांकि इस पूरे मामले की जानकारी जरूर सैमुअल को थी। यही वजह है कि पूछताछ के दौरान उन्होंने कबूला बताया। सैमुअल का नाम रिया चक्रवर्ती ने खुद लिया था। तो जाहिर तौर पर यही एक ग्राउंड बनता है कि रिया चक्रवर्ती के अलावा जो है सैमुअल को छोड़ा गया है, क्योंकि ड्रग्स के लेन देन में सैमुअल का नाम नहीं था। सत्यप्रकाश, ऐसे में जैसे लगातार आप बता रहे हैं कि मुश्किलें कम नहीं हुई हैं रिया चक्रवर्ती की, बेल जरूर मिल गई है लेकिन खेल अभी जारी है, ये खेल खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में पूछताछ के लिए उन्हें कभी भी बुलाया जा सकता है, उन्हें हाजिर होना होगा, अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। मुंबई से बाहर जाएंगी तो उसके लिए परमिशन की तमाम सारी जो शर्त रखी गई हैं अदालत के द्वारा, उसी के आधार पर जमानत मिली है। सही तौर पर देखिए, रिया चक्रवर्ती को सशर्त जमानत मिली है। उनको मुंबई से बाहर नहीं जाने की परमिशन दी गई है। वहीं दूसरी बात जो है उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया जाएगा। जिस तरह से एनसीबी ने ग्राउंड रखा था कि रिया चक्रवर्ती अगर बाहर जाती है तो नुकसान कर सकती है जांच को। ऐसे में रिया चक्रवर्ती को बंधन में बांध दिया गया कि आप किसी भी हालत में बाहर नहीं जा सकती हैं, किसी भी हालत में मुंबई नहीं छोड़ सकती हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जब भी एनसीबी को ऐसे लगेगा रिया चक्रवर्ती को वहाँ जो है समन देकर बुलाया जाएगा, जानकारियां ली जाएगी। लेकिन अब जिस तरह से एनसीबी अब ये कह रही है कि रिया चक्रवर्ती की जमानत के खिलाफ फिर से जो है वो कोर्ट में अपील करेंगे, तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं एनसीबी के पास जो है पुख्ता दस्तावेज है, तमाम जानकारियां हैं कि रिया चक्रवर्ती अगर बाहर जाती हैं तो कहीं न कहीं पूरी जांच को सत्यप्रकाश, ये देखिए खेल पूरा चल रहा है अभी और इसमें जांच एजेंसियां भी लगातार पूछताछ तो कर ही रही हैं। हालांकि बेल जरूर मिल गई है रिया चक्रवर्ती को, लेकिन इस बीच क्या उनके घर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है? क्या वहां पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है? और जब तक रिया इस पूरे मामले में संलिप्त है तब तक उनकी सुरक्षा इसी तरह से रखी जाएगी जब तक वो बाहर हैं, अपने घर पर हैं? देखिए सुनील, रिया चक्रवर्ती पहले भी जब गिरफ्तार नहीं हुई थी तभी भी उन्होंने मुंबई के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में ये कह दिया था कि उनको डर है, मीडिया से भी डर लगता है, ऐसे में उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। जिस दौरान मुंबई पुलिस ने खुद रिया चक्रवर्ती को जो है सुरक्षा दी थी, सीबीआई ने भी मांग की थी कि रिया चक्रवर्ती की सुरक्षा बढ़ा दी जाए। ऐसे में जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने खुलासे के दौरान तमाम लोगों का नाम लिया है, अब उनकी हालांकि बेल हो गई है। इस बेल के दौरान अगर रिया चक्रवर्ती बाहर रहती तो जाहिर तौर पर उनको कहीं न कहीं उनके मन में डर है कि उनको जान का खतरा है। यही वजह कि उन्होंने अपने वकील द्वारा माननीय कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उनको जो है सुरक्षा भी मुहैया करवाया जाए। ऐसे में जिस तरह से पहले सीबीआई कही थी, उसके बाद मुंबई पुलिस ने भी आश्वासन दिया था कि रिया चक्रवर्ती को सुरक्षा दी जाएगी। ऐसे में ये जाहिर तौर पर कहीं न कहीं रिया चक्रवर्ती को सुरक्षा की जरूरत है और ऐसे में देना भी चाहिए। जी सत्यप्रकाश, जब रिया चक्रवर्ती को बेल मिली उसके बाद जब अदालत से बाहर आई तो मीडिया ने उनसे जानने की कोशिश की, उनका बयान लेने की कोशिश की, लेकिन वो सीधे तौर पर कुछ भी उन्होंने नहीं बोला और वो वहाँ से चलती हुई नजर आई। क्या कुछ तस्वीरें रही थी वहाँ पर, चूंकि आप भी मौजूद थे, या फिर रिया ने कुछ बातें कही हैं? देखिए, रिया चक्रवर्ती पहले भी मीडिया ट्रायल से घबराई हुई है। मीडिया ट्रायल को लेकर उन्होंने खुद शिकायत की है। ऐसे में उनके वकील सतीश मान सिंधे बार बार ये कहते हैं रिया चक्रवर्ती को मीडिया से बोलने का राइट जो है उनको उन्होंने खुद अपने पास पसंद रखा हुआ है। तो जो भी बात करनी है रिया चक्रवर्ती को, उनको वकील सतीश मान सिंधे ही रखेंगे। हालांकि सतीश मान सिंधे ने ये साफ तौर पर कहा है कि वो जरूर मीडिया के सामने मुखातिब हो दे, लेकिन वक्त लगेगा। ऐसे में रिया चक्रवर्ती को मना किया गया, तो यही वजह है कि रिया चक्रवर्ती यस नो के अलावा जो है किसी तरह का जवाब नहीं दी और सीधे तौर पर निकल पड़ी। ठीक, दूसरे राउंड की पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम भी पहुंची है क्या मुंबई? इस तरह की कोई जानकारी सत्यप्रकाश आपके पास? क्योंकि मुश्किलें, देखिए ड्रग्स का मामला तो कहीं दूर दूर तक लग ही नहीं रहता, लेकिन एकाएक ये पूरा कांड निकल के सामने आता है। सुशांत केस में एक जो जांच थी वो अलग दिशा में हो जाती है, एनसीबी के हाथ में मामला पहुंच जाता है, जेल भी रह के आ गई रिया। ऐसे में अभी सुशांत सिंह राजपूत की हत्या है या फिर आत्महत्या है, उसको लेकर भी जाँच चल रही है और सीबीआई दूसरे राउंड की पूछताछ के लिए मुंबई पहुंची हुई है। इस तरह की जानकारी, यानी कि सीधे तौर पर मुश्किलें तो कम नहीं हुई हैं रिया की। बिल्कुल सुनील, देखिए रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें कम नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपी को पकड़ा था, उनका कनेक्शन सीधा बॉलीवुड इंडस्ट्री से माना गया था। ऐसा भी माना जाता है ये वही शख्स है जिसकी तलाश खुद एनसीबी कर रही थी। लेकिन पिछले दिनों में जिस तरह से एनसीबी के डायरेक्टर जो है केपीएस मल्होत्रा कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, उसके बाद
जो है सरा अली खान और बिल्कुल। सत्ता को पूछताछ करने वाले वो अधिकारी बिल्कुल, कोरोना यानी कि हालांकि बेल मिली है, आपको सलाखों से आज़ादी मिल गई, आप घर पर रह सकते हैं, लेकिन मुश्किलें आपकी कम नहीं हुई हैं, ये सीधे तौर पर कहना है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सत्यप्रकाश। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। न्याय की लड़ाई या सियासी चढ़ाई? जी हां, हाथरस कांड मौत मामले में अब जातीय हिंसा की साजिश और सरकार की छवि बिगाड़ने के प्रयास में तब्दील होता ये पूरा वाकया नजर आ रहा है। जातीय हिंसा भड़काने की साजिश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई का भी नाम आ गया। सरकार की ओर से कहा गया था कि हाथरस में जातीय हिंसा फैलाने के लिए बाहर से पैसा आया और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आपको बता दें कि मॉरिशस से 50 करोड़ रुपए भेजा गया था। साथ ही पीएफआई के चेयरमैन का नाम ओएम अब्दुल सलाम, जो कि केरल के बिजली विभाग में काम करता है, केरल राज्य बिजली बोर्ड यानी कि केएसईबी में सीनियर असिस्टेंट के रूप में कार्यरत है ये व्यक्ति। और आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त ये मंजरी मल्लपुरम में रहता है और यहाँ पर ही इसका ऑफिस भी है, इसी में ये तैनात है। यहीं से ये सारी इस कारगुजारी को कर रहा है। सीए और एनआरसी के लेकर देश भर में भी इसने हिंसा फैलाने में जब मामला सामने आया था तब भी इसका नाम सबसे ऊपर था। अब्दुल सलाम के सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उधर एसआईटी की जांच में पता चला है कि आरोपी संदीप के भाई की अगर बात की जाए तो संदीप के फ़ोन में पीड़िता के भाई के फ़ोन पर पिछले 6 महीने में 104 बार बातचीत हुई। यानी कि ये जो पूरा मामला है अब अलग ही रूप ले चुका है, अलग ही रंग ले चुका है। एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो ये कि इस पूरे मामले में बाहर से फंडिंग का जिक्र आया, जिसमें ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि मॉरिशस से 50 करोड़ रुपए भेजा गया है। पीएफआई के चेयरमैन का नाम ओएम अब्दुल सलाम है, जो कि केरल के बिजली विभाग में ये काम करता है, ये वहाँ तैनात है। और इसके साथ ही
एक जांच और की जा रही है जो कि साइबर सेल के द्वारा की जा रही है। संदीप जो आरोपी है उसका मोबाइल ट्रेस किया गया, उसकी सीडीआर निकाली गई तो उसमें यह सामने आया कि पिछले 6 महीने में जो पीड़िता थी उसके भाई से संदीप की करीब 104 बार बात हुई है, तकरीबन 5 घंटे की कॉल रिकॉर्डिंग भी है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो कुछ कॉल ऐसे हैं जो कि कुछ ही मिनट के लिए बातचीत हुई। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या इन दोनों के बीच में बातचीत होती थी, क्योंकि एक मुख्य आरोपी है और दूसरा पीड़िता का भाई है। तमाम एंगल से जांच पड़ताल जारी है, लेकिन हमारा सवाल कि न्याय की लड़ाई या सियासी चढ़ाई। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता अनीता अग्रवाल मौजूद हैं। अनीता जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार, बताइए। अनीता जी, न्याय की लड़ाई या सियासी चढ़ाई, सबसे पहले तो यही। अब इस पूरे मामले में एक के बाद एक बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। देखिए, हमने बहुत पहले इस चीज को कहा था कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज होगा, वो सामने आएगा, क्योंकि उस समय जब इनकी माँ ने कई बार बयान बदले, भाई ने कई बार बयान बदले, तो उसी से समझ में आ सकता था कि कोई ना कोई इसमें हकीकत है। और भाभी के कहने पे उन आरोपियों 3 आरोपियों का नाम भी बढ़ाए गए। सबसे बड़ी बात है, जब ये 2-2, 3-3 बार जब इनके बयान चेंज होते गए तो उसी से पता चल रहा था। लेकिन हम लोग की ये अपनी इच्छा थी कि लड़की की ये है बात है और सेफ्टी की बात है, और न्याय के तो पूर्ण रूप से लड़की को न्याय मिलना चाहिए। कोई भी बेटी उसको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन इसको सियासी रंग जो दिया गया, जाति का समझ जो क्योंकि उपचुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, उसको देख के पार्टियां जो है इसको बेनिफिट उठाना चाहती थी कि हम इसको दंगा फसाद न करें और कह दे योगी सरकार संभाल नहीं पा रही है, योगी जी पे आरोप लगा दे, सरकार पे आरोप लगा दे। इस तरह का उन्होंने दंगा, इसीलिए वो कह रहे हैं ना कि रातों रात अगर उनका वो ना किया होता तो ये लोग और दंगे को भड़काते, जगह जगह आगजनी करते, सब कुछ करते। ये सिचुएशन सरकार को पहले से आभास था, उनको मालूम था। ठीक है, हो गई आपकी बात, लेकिन आपका जवाब आ गया अनीता अग्रवाल। अब खुलासा मैंने तो कुछ और पूछा और आप पूरी रामायण लेकर बैठ जाती हैं। सबसे पहले तो यही दिक्कत है प्रवक्ताओं के साथ। मैं पूछ रहा हूं कि इसमें एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। खुलासा ये हो रहा है कि पीएफआई का इसमें हाथ निकल के सामने आया। आप कह रहे हैं पीड़िता की मां बयान बदल रही। भाई, इस तरह की बातें क्यों करते हैं अनीता अग्रवाल? क्यों लोगों को इस तरह से आप भड़काने की कोशिश और गुमराह करने की कोशिश करते हैं? क्या पीड़िता का बयान काफी नहीं था? फिर वही बात आएगी सामने कि मैं कुछ और एंगल से इस पूरे मसले को लेकर आया, इस मुद्दे को लेकर आया, और आपने फिर वहीं पहुंचा दिया इस मामले को। बताएं, अभी लेटेस्ट एक खबर, क्या पीड़िता का बयान काफी नहीं था, ये बता दीजिए। पीड़िता का बयान भी काफी था, उनकी सब कुछ आपको तो मालूम होगा, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि जब संशोधन हुआ कानून में निर्भया के बाद, उसके बाद किस तरह के संशोधन में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। जब पीड़िता ने बयान दे दिया, जब पीड़िता इस दुनिया में है ही नहीं, अपने मरने से पहले वो बयान दे के गई, उसके बाद किसी और चीज की जरूरत रह जाती है क्या? बिल्कुल नहीं रह जाती है, यही तो हम कह रहे हैं। तो फिर आप ये बातें मत करिए। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि इसमें अब जो पूरा खेल चला उसके बाद पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए चल रहा है या फिर सियासी चढ़ाई चल रही है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। भाई, आप परिवार के साथ संवेदनाएं रखिए, यही गुजारिश करूंगा आपसे। आप इस तरीके के आरोप लगाकर फिर वही बात होगी कि मुद्दों से भटकते हैं आप लोग। सरकार की वजह पीड़िता को न्याय मिले, परिवार को न्याय मिले, लेकिन सियासत जो दूसरी लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं सियासत, क्योंकि उनको राजनीति रोटियां सेक रहे हैं वो लोग। हम लोग तो न्याय करने में लगे, इसीलिए आरोपियों को पकड़ के जेल में भेजा, उनको क्या कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने के लिए अपील किए। हम लोग पूरी तरीके से चाहते हैं कि न्याय हो, परिवार के साथ भी और पीड़िता के साथ भी। लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो सियासत करने में, राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी है। मुझे ये बताइए, ये जो पीएफआई का जो मामला सामने आ रहा है कि दंगा भड़काने की साजिश थी, प्रदेश को जलाने की साजिश थी, ये तो आपके अधिकारी भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी खुद इस बात को कह रहे हैं। हाँ, तो वो तो उनके बयान भी आ गए हैं, उनके तो नहीं, इसमें राजनीतिक पार्टियों का आप मानती हैं कि हस्तक्षेप है? बिल्कुल है, हम तो कांग्रेस का इसमें हाथ। अच्छा, कौन कौन सी पार्टी है, जरा नाम बताएं। देखिए, कांग्रेस का तो पूरी तरीके से हाथ हम समझते हैं, क्योंकि अभी अभी एक टीवी चैनल में दिखाया गया है कि वो कांग्रेस का टीवी चैनल छोड़िए, आपका अपना व्यवस्था नहीं है क्या? आप सरकार हो मालिक? हमारी व्यवस्था तो है, हमारी गजब बात कर रही हैं अनीता जी आप। नहीं, मैं बता रही हूँ, सीआईडी पूरी एसआईटी की जांच खुलासा हो रहा है, अभी सीबीआई की जांच होगी तो उसमें जाकर पड़ोसी कुछ कह दे तो आप कहते हैं नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सुनिए तो सही, अभी सीबीआई की जांच होगी, उसमें बड़ा खुलासा होगा। एसआईटी की नहीं, आपने कांग्रेस का नाम किस आधार पर लिया? कोई दस्तावेज, कोई सबूत है आपके पास? देखिए, एसआईटी के में अभी जो है, अभी उनके बयान, एसआईटी ने ये कहा कि कांग्रेस का हाथ है? नहीं, एसआईटी ने उसके किसी जांच एजेंसी ने कहा?
नहीं, एक बयान आए हैं, एक फिर ये नेता हवा के, हवाई उसके बातें नहीं अनीता कांग्रेस- अग्रवाल। हवाई नहीं, कांग्रेस नेता के बयान आए हैं। कांग्रेस नेता है वो, कांग्रेस उसके नेता ने बयान किस दिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारा हाथ है भैया, हम जलाना चाहते हैं यूपी को? बताइए जरा, किस अरे नेता का बयान है? अभी टीवी चैनल में मैंने अभी सुना है, 10 मिनट पहले, आपके अनीता डिबेट अग्रवाल, से 10 मिनट पहले किस सुना है। कांग्रेस नेता ने ये कहा? कहीं पे भी सुना आपने? कौन कांग्रेस नेता है वो ये कहेगा कि हम जलाना चाहते हैं यूपी को, हम दंगा कराना चाहते हैं, हम वहां पर सियासत कर रहे हैं, हम इस तरह की चीजें करने में लगे? कौन ऐसा कांग्रेस का नेता है? देखिए, इसमें तो कांग्रेस का नेता लिखा है, दलित कांग्रेस नेता है कोई। दलित अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस जलाना चाहते हैं यूपी को? नहीं, उन्होंने कहा कि हम जो है इस दंगा भड़काना चाह रहे थे। उन्होंने साफ साफ अपने आप को एक्सेप्ट किया है उस चीज को कि दलित कांग्रेस का नेता है, वो दंगा फसाद बढ़ाने की कोशिश में लगे थे कि पूरी तरीके से इसको दंगा हो जाए। मैं ये कह रहा हूं, जो पीएफआई का जो मामला निकल के सामने आया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये जो है, जब एनआरसी और सीए को लेकर बवाल हो रहा था तो देश भर में इसका नाम सबसे ऊपर था। जातीय हिंसा कराना, दंगे भड़काने के लिए भारत में अलग अलग तरीके से युवाओं को जोड़ना, उनको अलग अलग तरीके से मूवमेंट कराना। मैं उसको कह रहा हूं कि अभी इस मामले में, हाथरस वाले मामले में पीएफआई का नाम सामने आ रहा है। आप लोगों की एजेंसियां कहां थी और ये लोग इतने सक्रिय कैसे हो गए? देखिए, हमारी एजेंसियां यहाँ जो है काम कर रही है, उसी वजह से खुलासा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारी एजेंसियां, देखिए सीसीए में भी आपको मालूम है कि उस समय भी पूरी तरीके से यहाँ पे उत्तर प्रदेश में नाकाबंदी कर दी गई, जो कहा गया था कि पूरी जगह दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए योगी सरकार ने कहा था जो भी इसे करेगा उसकी सारी जो भी नुकसान होगा वो उनके घर से लिया जाएगा या उनका घर बेच के उनकी संपत्ति और तमाम ली सारे जाएगी। तथ्यों को समझने की कोशिश करूंगा अनीता अग्रवाल इस चर्चा में। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, बने रहिएगा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। यहाँ तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं न्याय की लड़ाई या फिर सियासी चढ़ाई पर। जी हाँ, हाथरस कांड को लेकर देश भर में बवाल मचा है। योगी सरकार एक्शन में है और जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले में पीएफआई का नाम सामने आता है कि जातीय हिंसा भड़काने की साजिश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया काम कर रही है। इसके साथ ही सरकार की ओर से कहा गया कि हाथरस में जातीय हिंसा फैलाने के लिए बाहर से पैसा आया है और हवाला दिया गया है कि मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा मॉरिशस से 50 करोड़ रुपए भेजा गया है। इस बात की जानकारी है।
पीएफआई के चेयरमैन का नाम ओएम अब्दुल सलाम है, जो कि केरल के बिजली विभाग में काम करता है। केरल राज्य बिजली बोर्ड यानी कि केएसईबी में सीनियर असिस्टेंट के रूप में वो कार्यरत है। सलाम इस वक्त मंजरी मल्लपुरम एसईबी सर्किल ऑफिस में तैनात है। साथ ही आपको ये बता दें कि सीए और एनआरसी को लेकर देश भर में फैली हिंसा में जब पीएफआई का नाम सामने आया था, तब भी अब्दुल सलाम के सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करने पर सवाल उठे थे। उधर एसआईटी की जांच में ये पता चला कि आरोपी संदीप के फोन से पीड़िता के भाई के फोन पर पिछले 6 महीने में 104 बार बातचीत हुई है। ये भी एक पहलू। इस खुलासे पर आपको ये बता दें कि पीड़िता के परिवार ने सफाई दी। पीड़िता के भाई ने कहा कि सारे आरोप झूठे हैं। पीड़िता के भाई ने यह भी कहा कि जिस मोबाइल नंबर पर बात की जा रही है वो हमारा है ही नहीं, उसका इस्तेमाल कई सालों से हम लोग नहीं कर रहे हैं और हमारा नंबर जो है वो दूसरा है। उन्होंने दावा किया कि फ़ोन रिकॉर्ड के आधार पर लगाए जा रहे सारे आरोप झूठे हैं और हम इस मामले में एसआईटी के सामने अपने जवाब देंगे। तो जाहिर तौर पर आपको ये बता दें कि एसआईटी भी जांच कर रही है। एसआईटी की जांच आज समाप्त हो रही थी, लेकिन 10 दिन का और समय मिला क्योंकि एसआईटी ने जांच के दायरे को बढ़ाते हुए ये कहा कि 10 दिन का और समय हमें चाहिए। राज्य सरकार ने 10 दिन का और समय दिया। आज ही मुख्यमंत्री को रिपोर्ट पेश करनी थी एसआईटी को, लेकिन एसआईटी ने कहा कि इस बीच जांच जो है प्रभावित हुई है क्योंकि तमाम राजनीतिक दल के लोग पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचते हैं। इस दरमियान जांच जो है पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है। ऐसे में हमें समय चाहिए। 10 दिन का और समय मांगा गया है। पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया है एसआईटी के द्वारा। इस पूरे मामले में हर एक पहलू की हर एक एंगल से जांच की जा रही है और यही वजह है कि 10 दिन का समय एसआईटी के द्वारा मांगा गया। इस पूरे मामले में एक के बाद एक परत दर परत चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण ये कि क्या पूरे हिंदुस्तान को जलाने की कोशिश की जा रही थी। उत्तर प्रदेश के साथ साथ हाथरस के साथ साथ हाथरस को निशाना बनाया गया था और उसके बाद ही आपको बता दें सोशल मीडिया पर लगातार वेबसाइट बननी शुरू हो गई थी, ट्रेंड शुरू हो गया था और देश भर में हाथरस के इस मामले को लेकर लोग सड़क पर निकलने शुरू हो गए थे। तो हाथरस में 100 करोड़ वाली साजिश का क्या है फंडा, ये भी समझने की कोशिश की जाएगी। मॉरिशस से पीएफआई को मिले 50 करोड़। कौन बिगाड़ रहा है हाथरस का माहौल, ये तमाम सारे सवाल और इसी को लेकर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। सियासत ने भंग की हाथरस की शांति। जी हाँ, सियासी दौर लगातार जारी है और सियासत के चलते ही हाथरस की जो शांति थी वो भंग हुई है। हाथरस का मॉरिशस कनेक्शन भी खंगालने की कोशिश में लगी हुई हैं तमाम जांच एजेंसियां। साथ ही हाथरस में 100 करोड़ का क्या कनेक्शन है, इसको लेकर भी जांच की जा रही है। तारिक अहमद लारी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस से उमाशंकर पांडे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। तारिक साहब, सबसे पहले आप ही से सवाल। ये कहा जा रहा है जांच एजेंसियों के द्वारा कि भैया इनका जो कनेक्शन है वो सीधे तौर पर मॉरिशस से है। 50 करोड़ की फंडिंग हुई है। सरकार का बयान सीधे तौर पर आया है। ये कहा गया कि ऐसी जानकारियां हैं, मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें 50 करोड़ की मॉरिशस से फंडिंग हुई है। हाथरस को पूरे बदनाम करने के साथ साथ देश भर में आग लगाने का माहौल था। आवाज मिल रही है तारिक साहब? तकनीकी कमी के चलते तारिक साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं। पांडे जी, आपको आवाज मिल रही है? उमाशंकर पांडे जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है क्या? लगता है तकनीकी कमी के चलते आवाज नहीं पहुंच पा रही। तारिक साहब, आवाज मिल रही है आपको? आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी, उमाशंकर पांडे जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये सरकार एक के बाद एक खुलासे करती हुई नजर आ रही है और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस का सीधे तौर पर हाथ है। अभी बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ थी, वो कह रही थी कि बीजेपी के लोगों को, बीजेपी की जिन राज्यों में सरकारें हैं या फिर केंद्र में सरकार है, इसको बदनाम करने की साजिशें हैं और कांग्रेस ये सारे काम करा रही है। कांग्रेस इस तरीके का कृत्य करा रही है कि हर जगह जहां शांति है वहां पर भ्रांतियां फैले, अशांति फैले और इसमें सीधे सीधे तौर पर कांग्रेस का हाथ है। देखिए, मुझे अनीता अग्रवाल जी पर इस समय हंसी आ रही है और भारतीय जनता पार्टी की बुद्धि पर भी तरस आ रहा है।
एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, जिसको मानने से सरकार और उसके नुमाइंदे लगातार इनकार कर रहे हैं। उसकी मौत हो गई, इसको इनकार नहीं कर पा रहे हैं ये, क्योंकि मौत तो हुई है। और जबरदस्ती ला के रात को 2:30 बजे बच्चे को जला दिया जाता है बगैर उसके परिवार की उपस्थिति में। इसमें किसकी साजिश हो सकती है? इसमें तो सीधे सीधे सरकार की साजिश नजर आ रही है कि बच्ची को जबरदस्ती क्यों जलाया गया, बगैर परिवार के कंसर्न के उस बच्ची को जलाया क्यों गया, क्यों बच्ची को उसके परिवार को अंतिम समय देखने नहीं दिया नहीं, गया? वो सवाल ये हम भी किसकी लगातार साजिश पूछ रहे हैं। नजर आ मैं तो रही ये है? पूछ रहा हूं आपसे, पीएफआई का जो कनेक्शन निकल के सामने आ रहा है, बीजेपी कह रही है कांग्रेस की साजिश रही है इसमें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह सकती है, वो झूठ के बुनियाद पर बनी पार्टी है। तो झूठ के बुनियाद पर झूठ फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कोई आज का नहीं। लेकिन जो इन्होंने कोर्ट में हलफनामा दिया है, अगर की हम बात कर ले, वो कब होता है, खुद इनके झूठ को साबित करता है। उसमें सरकार ने स्वयं माना है कि हाँ, हमें दंगा भड़कने का डर था, इसलिए हमने जला दिया। यानी कि योगी जी के कहने पर बच्ची को उसके परिवार से मिले बगैर जला दिया गया, एक बात साबित होती है। दूसरा झूठ, उसमें तो इन्होंने ये कहा सोशल मीडिया और फेसबुक तमाम माध्यमों से ऐसा दंगे सकते हैं। असल में उसमें 2012 से लेकर 2013 और उसके बाद 2020 में अमेरिका में एक निग्रो लोगों का आंदोलन हुआ था, जिसको ब्लैक लाइव मैटर के नाम से वो आंदोलन चला था। उसकी वेबसाइट पर जो सामग्रियां उपलब्ध है, बिल्कुल उसी को कट कॉपी पेस्ट करके उन्होंने हलफनामा दे दिया। हमने ये चीजें उस वेबसाइट से निकाल के किया है। कौन कर रहा है ये साजिश पांडे जी? कौन कर रहा है ये सब कुछ? ये सरकार से पूछना चाहिए कि आप हलफनामा दे रहे हो। सरकार तो कह रही है और विपक्ष इसमें पूरी तरह से संलिप्त नजर आ रहा है। विपक्ष कर रहा है ये सब कुछ, विपक्ष नहीं चाहता, उन्हें विकास से दिक्कत है। आप समझिए कि सरकार अपने ही जाल में कैसे फंसती जा रही है। जो मैं कह रहा हूं, आप उस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये मैं नहीं समझ रहा हूं। लेकिन जो इन्होंने हलफनामा दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसकी बात मैं कर रहा हूं कि उसमें बाकायदे जो ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के वेबसाइट पे मौजूद सामग्री है, उस सामग्री को इन्होंने जस्टिस फॉर हाथरस की वेबसाइट पे डाला हुआ दिखाया है कि ये इस वेबसाइट पर मौजूद है। इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब इस वेबसाइट को बनाया किसने है, ये अपने आप साबित हो जाता है कि उस वेबसाइट पर जो मटेरियल्स हैं वो सरकार के हलफनामे में है। और उसमें उत्तर सरकार प्रदेश के पुलिस हलफनामे की में बात तो वही चीजें होंगी ना जो अब तक मिल रही हैं, जो सबूत सामने आ रहे हैं। वेबसाइट का मामला हलफनामा अदालत में दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस तरह की साजिशें हो रही हैं हिंदुस्तान को जलाने की, और इसमें विपक्ष का हाथ है। मैं भी तो आपसे वही कह रहा हूं पांडे जी। हाँ, तो उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस का जिक्र नहीं है हलफनामे में कि उत्तर प्रदेश पुलिस आएगी, उसको ऐसे पत्थर मारने हैं। ये सब जिक्र उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए नहीं है। तो जिक्र उसमें न्यूयॉर्क पुलिस के लिए है। अमेरिकन गॉगल्स पहन के मत जाइए, क्योंकि न्यूयॉर्क पुलिस आती है, पकड़ लेती है। ये सब लिखा गया है। आप समझिए, आप लोग काउंटर करेंगे थे और नकल में भी आप अकल नहीं लोग लगा काउंटर पाए। करेंगे। हालांकि माननीय अदालत ने तो इस पूरे घटनाक्रम को विध्वस्त माना, भयावह माना। बिल्कुल, घटना विवश है, भयावह है। सरकार और सरकार के नुमाइंदों के साजिश के तहत ये सारी घटनाएं हुई हैं। अगर पुलिस ने सही काम किया होता, न्याय देने का काम किया होता, तो आज हाथरस इशू नहीं बनता। अगर आज भी देखिए, इन्होंने डीएम को नहीं हटाया है, डीएम को आज भी ये संरक्षण दे रहे हैं। एक डीएम जो परिवार को, पीड़िता के परिवार को धमकाते हुए जिसका वीडियो वायरल होता है, उस डीएम को आज भी ना हटाने की क्या मजबूरी है सरकार के अभी तो खिलाफ? सीबीआई भी नहीं पहुंची है। एसपी के खिलाफ आपने कार्रवाई की, डीएम के खिलाफ सीबीआई भी नहीं पहुंची है, की? कह तो दिया गया था, सीबीआई नहीं पहुंची अभी तक। तारिक साहब, एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दे दिया जाता है, दूसरी तरफ कह दिया जाता है कि पीएफआई के द्वारा ये सब कुछ खेल चल रहा है। 50 करोड़ की फंडिंग हुई मॉरिशस से। ये सब क्या चल रहा है भाई? नहीं, मैं इस बात से, सरकार की बात से सहमत हूँ। 3 के कहने पर आरोपियों ने पीड़ित का रेप किया है,
पाकिस्तान के कहने पर अस्पताल ने उसे सही इलाज नहीं दिया। तुर्की के कहने पर पुलिस वालों ने रात में उसकी बॉडी को जला के ठिकाने लगा दिया। अल्जीरिया के कहने पर पीड़ित ने उसके परिवार को बंधक बना लिया। ईरान के कहने पर विपक्षियों के ऊपर लाठीचार्ज हुई है। और हाँ, सोमालिया के कहने पर मीडिया अब कवरेज कर रहा है। मैं इन सब बातों से सहमत हूँ कि बहुत गहरी साजिश है, लेकिन चीन के कहने पर बलात्कार हुआ है और कोई मामला नहीं है। बहुत गहरी साजिश है ये योगी जी के खिलाफ साजिश नहीं, मोदी जी के खिलाफ साजिश है। वो बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेता हो गए, ट्रंप थर-थर कांपता है उनसे। पुतिन एकदम उनके पैर पकड़ के रो रहा था कि किसी तरह से मोदी जी हमको बचा लीजिए, हमारे देश को बचा लीजिए। तुर्की माफी मांग रहा है। सब दुश्मन है मोदी जी के। थोड़ा सबने मिलकर ये बहुत गहरी साजिश रची है। मैं सहमत हूँ इस बात से। नहीं बिल्कुल, ये बात थोड़ी हास्यास्पद भी हो जाती है। बलात्कार किया था। देखिए, मामले की गंभीरता को सरकार ने अगर शुरू से ही समझा होता तो शायद इस तरह की स्थितियां पैदा ही नहीं होती। गंभीरता को समझा नहीं गया। प्रशासन को उस तरह की आजादी दे दी गई कि अपनी मर्जी से प्रशासन कुछ भी कर रहा है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि रात में ही उसकी पीड़िता की लाश का अंतिम संस्कार कर दो, अपने मन से पुलिस ने कर दिया। तो ये सारी जो डीएम को क्यों नहीं नौकरी से बर्खास्त किया? एसएसपी को नौकरी, मैं बर्खास्तगी की बात कर रहा हूँ, सस्पेंड करने की बात नहीं कर रहा हूँ। सस्पेंशन तो इन लोगों के लिए खिलौना है आजकल। बर्खास्त करना चाहिए था एसएसपी को। बर्खास्त का सवाल कर दिया आपने, सस्पेंशन तो हो नहीं पा रहा डीएम का। ठीक है, लेकिन मुझे जवाब इस बात का दीजिए तारिक साहब। देखिए, आप तमाम सारे मामलों में बड़ी ही सक्रियता से चीजें रखते हैं और पार्टी के साथ साथ बाकी अन्य मुद्दों पर भी आप बेबाकी से राय रखते हैं, अपनी बात रखते हैं। ये पीएफआई का जो फंडा है, एनआरसी सीए को लेकर ये कहा गया कि पीएफआई पहले से ही इस चीज की सक्रियता को दिखा रहा था कि देश भर में जलाने की बात थी। दिल्ली से चीजें शुरू हुई, फिर कहां कहां हिंदुस्तान में पहुंची, उसको पहले रोका गया और यही चीजें हाथरस में भी हुई। हाथरस तो निशाना था, सिर्फ बहाना था, लेकिन माजरा तो कुछ और था। क्या पीएफआई को मालूम था कि वहां पे रेप होने वाला है? पीएफआई को मालूम था क्या? इसका मतलब जो मैं बात कह रहा हूँ कि चीन के कहने पर रेप किया तो सही कह रहा हूँ मैं, गलत तो कह नहीं रहा हूँ। क्या पीएफआई को मालूम था कि वहां पर रेप होने वाला, फंडिंग पहुंचानी जरूरी है? आप सीए और उसकी एनआरसी की बात कर रहे हैं। कलकत्ता में भी हुआ है। कलकत्ता में तो एक जगह के एनआरसी के जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसको तो मेरा भाई मैनेज कर रहा था। वो अपने जेब से पैसा खर्चा कर रहा था। कहीं से भी उसको कोई फंडिंग नहीं मिली है। ये इस तरीके के बयानों के क्या मायने? विपक्ष पर चूंकि सीधा हमला किया जा रहा है कि विपक्ष की साजिश है, विपक्ष सह दे रहा है, विपक्ष इस तरीके की चीजें कर रहा है। क्या सिर्फ घटना को कवर करने की, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है तारिक साहब? ये इनका दिमागी दिवालियापन है। टोटल दिमागी दिवालियापन है। इनका दिमाग स्थिर नहीं है, अस्थिर हो चुके हैं ये लोग दिमागी तौर पे। दिमागी तवाजुन खो चुके हैं क्योंकि इन्होंने जितने हरकतें की हैं, जिस हिसाब से इन्होंने महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, पेट्रोल कंट्रोल नहीं कर पा रहे, सब्जियों में तो आज आग लगी हुई है। हर चीज में आग लगी हुई है। नौकरियां खत्म हो गई है, नौजवान बेकार बैठा हुआ है। तो अब ये पागल हो रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या कहें। तो हर चीज का दोष ये पाकिस्तान पर मर देते हैं, चाइना पे मर देते हैं, मुसलमानों पर मर देते हैं और विपक्ष पे मर देते हैं कि ये पूरी दुनिया इनके अगेंस्ट है। क्या थाली और ताली बजाने से कोरोना भाग गया भाई? उस समय तो 500 करोड़ था, आज तो लाखों में हो गया। 50 लाख के ऊपर हम लोग चले गए। भाई ताली और थाली बजाने से कोरोना अगर जाता तो उसको 500 से नीचे जाना चाहिए था ना। क्यों वो 50 लाख के ऊपर? पांडे जी, ये कहा जा रहा है कि देखिए हाथरस में ही क्यों जिद थी कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी पहुंचेंगे, बाकी बलरामपुर क्यों नहीं गए, बुलंदशहर क्यों नहीं गए, राजस्थान में 12 क्यों नहीं गए, वहां ये सारी चीजें क्यों नहीं कर रहे, वहां क्यों नहीं जा रहे दोनों बहन भाई? उनको तो बंटी और बबली कहा जा रहा है। पांडे जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। देखिए सुनील जी, पहले राजस्थान की बात समझ लीजिए। राजस्थान में बच्चियां सुरक्षित हैं और जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत अशोक गहलोत सरकार कार्य कर रही है। इसके बावजूद अशोक गहलोत जी ने बाकायदे 4 ट्वीट करके विपक्ष के लोगों को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि यहाँ राहुल गांधी जी की कांग्रेस की सरकार है, राहुल गांधी जी को एक एक पल की खबर मिल रही है। लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है, विपक्ष का धर्म है
कि अगर हाथरस की पीड़ा पर राहुल जी और प्रियंका जी जा रहे हैं तो राजस्थान में विपक्ष भारतीय जनता पार्टी है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर 12 में कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो सड़क पर उतरे, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करे और सरकार को बताए कि हमसे ये गलती हो रही है। क्यों नहीं विपक्ष के लोग हमारे खिलाफ 12 में आके धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां नहीं गए। सुनील जी, प्रधानमंत्री लेकिन सरकार कह रही है कि देखिए इंसाफ की आड़ में सियासी जुगाड़, यानी कि अपना फंडा सीधा क्लियर करना चाहता है विपक्ष। इसका भी जवाब मांगूंगा आपसे इस चर्चा के दरमियान। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, आप बने रहिएगा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जी हाँ, तो न्याय की लड़ाई या फिर सियासी चढ़ाई, ये सवाल। और लगातार सरकार भी इस बात को कह रही है कि विपक्ष के द्वारा हाथरस में ये सारा खेल हुआ है। विपक्ष इस मामले में लगातार इस तरह की चीज़ें करता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि सरकार को किसी तरह से बदनाम किया जाए, क्योंकि ये मामला बेहद गंभीर है और इस मामले के तमाम सारे परिणाम निकलकर अब सामने आ रहे हैं क्योंकि जांच एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। ईडी कह रही है मॉरिशस से 50 करोड़ की फंडिंग हुई है। उधर एसआईटी कह रही है कि जो आरोपी है संदीप, उसके फ़ोन से पीड़िता के भाई के 104 बार कॉल डिटेल निकले हैं, यानी कि फ़ोन हुए हैं 6 महीने में, 5 घंटे की रिकॉर्डिंग भी है। इसके साथ ही पीएफआई का भी फंडा निकल के सामने आता है। पीएफआई के 4 सदस्यों को मथुरा टोल नाके पर गिरफ्तार किया जाता है। माठ थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। वेबसाइट का जिक्र होता है कि हाथरस के साथ साथ देश भर में दंगे फैलाने की साजिश थी। हमारे साथ लगातार चर्चा में मेहमान बने हुए हैं। तारिक अहमद लारी समाजवादी पार्टी से हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं। पांडे जी, इंसाफ की आड़ में साजिश का जुगाड़, सीधे सीधे तौर पर आरोप। देखिए, जब असफलता सिर चढ़ के बोल रही हो और योगी जी की अक्षमता, अकर्मण्यता और प्रशासनिक अनुभवहीनता उत्तर प्रदेश को जंगल राज से भी बदतर, रावण राज से भी भयावह स्थिति में पहुंचा दे, जहां पर 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो, 6 साल की मासूम के साथ बलात्कार हो, 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके जिंदा जला दिया जाता हो, 16 साल की बच्ची के ऊपर से बलात्कार करके तेजाब से जला दिया जाता हो, जहां पर कोरोना से लेके, बेरोजगारी से लेके किसानों की स्थिति तक सब कुछ चिंताजनक और भयावह हो गई हो, वहां पर सरकार अपने दामन को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 3-4 हथियार हैं। वो हिंदू मुस्लिम है, वो मंदिर मस्जिद है, वो भारत पाकिस्तान है। ये जो इनके ब्रह्मास्त्र हैं, ये अंतिम समय में अपनी असफलता को छिपाने के लिए उसको चलाते हैं। लेकिन पांडे जी, जनता पार्टी, देखिए समस्या क्या है,
तमाम सारे आरोप उस दरमियान तो लगा दिए जाते हैं। अब आरोप लग रहे हैं कि विपक्ष देखिए इस तरह की चीजें कर रहा है, विपक्ष ने ये किया, विपक्ष ने वो किया। जांच एजेंसियां भी कह देंगे हाँ भैया साजिश थी, लेकिन खुले तौर पर चीजें सामने आएंगी नहीं। जनता जान जाएगी कि हाँ पांडे जी ने ये किया या तारिक साहब ने ये किया या सुनील सिंह वहां पर ये करके आए। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर यही होगा, सबको एक दूसरे के गले लगाया जाएगा और सारी चीजें फिर वही पटरी पर आने की साजिशें होंगी। लेकिन दिक्कत यही है कि क्या राजनीतिक पार्टियां इस तरीके का कोई एक क्राइटेरिया तय करेंगी कि ऐसे लोग जो वाकई में साजिश में संलिप्त हों, तारिक साहब, ऐसे लोग जो वाकई में वो चाहे किसी भी दल के हों, ऐसे लोगों को पार्टी से बेदखल करके हमेशा हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखाया जाए और ये कहा जाए कि ऐसे लोगों का समाज भी बहिष्कार करे। कौन चाहेगा भाई? कौन चाहेगा कि अपने घर में दंगा हो, अपने देश में दंगा हो, बवाल हो? यहां आम आदमी 2 जून की रोटी के लिए जुगाड़ नहीं कर पा रहा। देखिए एक बात समझिएगा, ये अगर साजिश होगी तो ये साजिश की ट्रेनिंग बीजेपी से ही मिली है और वो बीजेपी की बी टीम थी, बहुत बढ़िया बी टीम चल रही थी। वो थी अन्ना हजारे वाली, जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नाम से मशहूर है और सरकार बनाई हुई है। तो उन्होंने ये टैक्टिस सीखी थी बीजेपी से। हम लोग ये टैक्टिस नहीं जानते हैं। कांग्रेस के बारे में भी मैं साफ कह दूं कि ठीक है, कांग्रेस में जो कुछ हुआ, दंगे बहुत हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन कांग्रेस भी ये टैक्टिस नहीं करती है कि उसके बैठे रहते हुए दंगे हों। बीजेपी के टाइम पे दंगे बहुत होते थे जब बीजेपी खासतौर से अपोजिशन में होती है, क्योंकि खाली बैठने पे उनका दिमाग शैतान का घर होता है, वो शैतानी हरकतें करते हैं सरकार को बदनाम करने के लिए। उन्होंने वो हरकतें की हैं, इसीलिए उनको लगता है कि दूसरे ये हरकत कर रहे हैं उनको बदनाम करने के लिए। आतंकवादी घटना होती थी तो आज आतंकवादी घटना डर के मारे नहीं हो रही है। वो जो इनके कौशिक जो थे, पत्रकार जो थे इनके, वो जाके हाफिज सईद से बाकायदा कुछ सौदा करके आए हैं। कुछ पैसे का लेन देन होगा, कुछ सौदा होगा, जिसके तहत अब वो कोई भी आतंकवादी घटना नहीं कर रहा है। भाई कर्नल रोहित साधी प्रज्ञा इन्हीं के साथी थे, किसी और के नहीं थे। कर्नल रोहित ने आरडीएक्स उपलब्ध कराया था, कई केसों में खुलासा है। अब आपकी सरकार आ गई, आप उनको बचाएं तो बचाते रहिए, उसमें कोई बात नहीं है। दंगा करते हैं, इंस्पेक्टर को मारते हैं, जान से मारते हैं, इनके केंद्रीय मंत्री जाते हैं, उसका स्वागत करते हैं। आप देखिए बलात्कारियों से मिलने के लिए इनके वहां के लोकल सांसद भी गए और लोकल विधायक भी गए। क्या कोई समाजवादी, कांग्रेस या किसी पार्टी का गया था वहां? नहीं गया था। अगर ये साजिश है तो ये साजिश में जहां तक है, ये साजिश में हाथ आप पार्टी का हो सकता है, तो आप पार्टी के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि उन्होंने सीखा उन्हीं से, बीजेपी से सीखा है। साफ लफ्जों में बता रहा हूँ। सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि आरोपियों से मिलने में क्या हर्ज है भाई? आरोप है ना, अभी सिद्ध तो नहीं हुआ। आरोप है तो हम लोग, आप आरोपी कह रहे हैं, आरोप है। अगर जबरदस्ती किसी मुसलमान को आतंकवादी बना के खड़ा कर दिया जाता है और उसका समर्थन कोई कर देता है, तो आप कहते हैं कि आप आतंकवादी हो गए, तो हम भी कहेंगे भाई आप बलात्कारी हो गए। मैं तो कहूंगा वहां का सांसद बलात्कारियों से मिलके आया है, आरोपी बलात्कार के आरोपियों से मिलके आया है, तो वो भी बलात्कारी है। वहां का डीएम बलात्कारियों के साथ खड़ा है, वो भी बलात्कारी है। उसको माँ बेटी की कोई चिंता नहीं है। सरकार अगर उन बलात्कारियों के साथ खड़ी है तो सरकार भी बलात्कारी है, क्योंकि सरकार अगर किसी के साथ खड़ी हो गई, वो आदमी, लड़की ने मरते हुए बयान दिया है कि मेरा फला फला लोगों ने बलात्कार किया है, मजिस्ट्रेट के सामने बयान है। इस बात को ये लोग छुपा रहे हैं, पूरा छुपा रहे हैं। जब लड़की की हालत बिगड़ी थी तभी वहां के डॉक्टरों ने बुलाकर मजिस्ट्रेट का शाम को ही बयान करवाया था लड़की से। अब कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी के पूर्व विधायक, उसी का भाई को बीजेपी के पूर्व विधायक के घर पर जो बैठक हुई थी, सुनील उस बैठक में भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सुनील भाई एक चीज, संदीप नाम के लड़के ने किया तो संदीप उस लड़की के भाई का नाम भी था, तो वो उसके भाई को फंसाने में लग गई सरकार। आप इनकी मानसिकता देखिए, कितनी घटिया मानसिकता है इन लोगों की। पहले संदीप को अपने भाई को कह रही थी कि भाई ने बलात्कार किया है। शर्म की बात है। योगी जी, आपके विधायक जाके बलात्कारियों से मिल रहे हैं, आपके विधायक यहाँ, आपके सांसद जाके सेंगर जैसे बलात्कारियों से मिल रहे हैं। ये हर बलात्कारियों से ही क्यों मिलते हैं? हालांकि सरकार इस पूरे मामले में एक के बाद एक तारिक साहब खुलासे कर रही है और बता रही है और कह भी रही है कि देखिए सिर्फ और सिर्फ साजिश का हिस्सा था, हाथरस तो बाकी जो भी है पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल चल रही है। एसआईटी को 10 दिन का और समय दे दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे पहलू छूट गए थे। उसमें लाल टोपी लगाकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जांच प्रभावित कर दी, या राहुल और सोनिया, माफ कीजिएगा, प्रियंका गांधी वहां पहुंच गई थी, इन्होंने जांच प्रभावित कर दी। संजय सिंह पहुंच गए थे तो वो भी अन्ना हजारे वाली टोपी लगा के गए। तो कुल मिलाकर यह है कि 10 दिन का समय और दे दिया गया है।
एसआईटी को जांच के लिए, लेकिन सीबीआई नहीं पहुंची है, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुत धन्यवाद उमाशंकर पांडे जी, समय नहीं, अब चर्चा में आगे ले जाऊं। बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। तारिक साहब, बहुत धन्यवाद आपका भी, और विशेष में इतना ही। नमस्कार। और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता दें, पाकिस्तान ने फिर तोड़ा है सीज फायर। उरी सेक्टर में की है गोलीबारी और मोर्टार दागे गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, पाकिस्तान ने फिर नापाक हरकत की है, सीज फायर का उल्लंघन किया है। भारतीय सेना करारा जवाब दे रही है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान ने फिर तोड़ा है सीज फायर। उरी सेक्टर में की गई है गोलीबारी, साथ ही आपको बता दें मोर्टार भी दागे गए हैं। भारतीय सेना हालांकि करारा जवाब देने में लगी हुई है। भारतीय सैनिक लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से पाकिस्तान की नापाक करतूत सामने आई है। सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। उरी सेक्टर में गोलीबारी की गई, मोर्टार दागे गए। हालांकि भारतीय सेना के जवान लगातार जवाब दे रहे हैं।